हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। और आज हमारी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आज थर्ड पार्ट होने वाला है। और मैं कहूँगा इट इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपका ये होने वाला है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज का लेक्चर, most important MCQ series lecture for this chapter। याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज का ये लेक्चर है इस चैप्टर का, क्योंकि आज जो सवाल यहाँ पर होंगे वो सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिक से सवाल आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे बोर्ड एग्जाम हो, सब में इस टॉपिक से सवाल ज़रूर बनते हैं। और वो होते हैं आपके VBT एंड CFT। VBT एंड CFT के आज सारे कंसेप्ट्स मैं आज आपके क्लियर करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको सुझाव भी दूंगा कि मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको तो आप सॉल्व करिए ही, प्लस जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास और हैं या जहां जहां से आपको क्वेश्चन मिले सारे तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने सॉल्व करा सकता हूँ, आई थिंक 10 या 12 सवाल कराता हूँ हर वीडियो में। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बढ़िया होगा। तो मैं आज जितने भी सवाल कराऊंगा आप उनको अच्छे से कीजिए, समझ लीजिए कंसेप्ट, और उसके बाद खुद से भी और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, मैंने आपकी यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की हमें आज नीड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है इस लेक्चर में, समझे। तो इसी समझ लीजिए DNF ब्लॉक के चैप्टर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे यूज होंगे, तो उसी समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। यानी कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए एक्स्ट्रा डिब्बों की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3d2 आती है तब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहां पर कहलाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये तब यहां पे कहलाता है, मींस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों, जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पर आपके जैसे डब्बे यहाँ पर होते हैं, जैसे आप डब्बे क्रिएट करते हैं, तो ये आपका सबसे पहले यहाँ पे डब्बे देख लीजिए, और फिर आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी 3D सीरीज का डब्बा होता है, ये आपका 4S का होता है, ये आपका 4P का होता है, ये आपका 4D का होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3D 4S 4P 4D क्यों, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे सब 3D सीरीज के या 4D सीरीज तक के ही होंगे। 5D सीरीज और 6D सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है। जितने भी 3D 4D के हैं मैं सारे क्वेश्चंस आज यहाँ पे सॉल्व आपको करा दूंगा, सब में कंसेप्ट ऐसे लगेगा। अब देखिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, यानी कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने भर लिया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन भर गए, यहाँ भी मान लीजिए भर ही गए हैं, लेकिन ये और ये खाली है। अब इनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो यहाँ से D2 2 डब्बे D के, 1 डब्बा S का, 3 डब्बे P के, ठीक है, तब यहाँ जाके हमें D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। लेकिन अगर यही किस्सा हो जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ना पड़े, ये पूरा भरे रहें या सब एक दूसरे से भर जाएं, तब यहाँ पर हम जब आगे के डिब्बों कंसिडर करते हैं, यानी कि S को, P3 को और यहाँ D के 2 डब्बों को, तब sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन आती है, तब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब होता है जब हम बाहर के डिब्बों को यूज करें, यानी 3D सीरीज के डिब्बों को छोड़ के हम लोग 4D सीरीज के डिब्बों को जब भी यूज करेंगे तब वहां पर आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होगा। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होंगे, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसको कहीं लिख लीजिए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज शोन व्हेन देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। यानी कि जब भी पेयरिंग वहां पर नहीं हो पाएगी इलेक्ट्रॉन्स में, तब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा, और जब पेयरिंग हो जाएगी तब वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आगे यहाँ पे चलना है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि हमें यहाँ पे बताना है कौन सा कंपाउंड होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके NH3 दिए हुए हैं, NH3 याद रखिएगा आपका एक न्यूट्रल लिगेंड होता है,
मैंने आपको बताया था NH3 जो होता है वो आपका एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड। NH3 आपका एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, यानी कि यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा तो ये निकल जो रहेगा ये आपका निकल +2 में चला जाएगा, निकल +2 में चला जाएगा, ठीक है। और ये इसी सिमिलरली सब में NH3 है तो ये Zn जो रहेगा ये Zn आपका +2 में चला जाएगा, Cr आपका +3 में चला जाएगा और CO भी आपका यहाँ पर +3 में चला जाएगा, ठीक है। इतना समझे, ठीक। अब हमें यहाँ से अगला स्टेप क्या करना है, हमें अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है, जैसा हमने पिछले चैप्टर में किया था। निकल का होता है आपका 3D8 4s2 होता है, Zn का आपका 3D10 4s2 होता है, Cr में आपका एसिड आपका 3D5 4s1 होता है और जो CO होता है CO में आपका 3D7 4s2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है कि न्यूट्रल लिगेंड अगर आपका यहाँ पर NH3 है तो ये आपका एक वीक लिगेंड यहाँ पे कहलाता है। वीक लिगेंड जब भी प्रेजेंट रहेगा तो याद रखिएगा दो तरीके के लिगेंड तो होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग, एक होता है आपका वीक। अब स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पेयर कर लेंगे, लेकिन वीक में क्या होगा, नो पेयरिंग होगा, यानी कि पेयरिंग नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को से पेयर नहीं बना पाएंगे। और जब ये ऐसा नो पेयरिंग जब होगा, वीक लिगेंड होगा, तब आपका आउटर ऑर्बिटल्स यूज होंगे तो आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको बना के दिखाया। और स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होगी तब ये इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि तब यूज नहीं होंगे बाहर के ऑर्बिटल्स, तो इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी, पेयरिंग होगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। वीक लिगेंड होगा तो वहां पर पेयरिंग नहीं होगी और आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब क्योंकि निकल +2 में चला गया है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कितना कॉन्फ़िगरेशन बचेगा निकल का, निकल का देख लेते हैं, 3D8 बचेगा, Zn आपका यहाँ पे 3D10 बचेगा, Cr3+ आपका 3 चाहिए इसको तो ये 3D3 हो जाएगा, और ये यहाँ से सॉरी यहाँ से 3D7 4s2 में 3 जाएंगे तो आपका 3D6 बचेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। निकल में आप देखेंगे तो 3D8 है, तो अब इसका अगर हम बना के देखेंगे डब्बे, तो आपका क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लीजिए, अब क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 और बचेंगे, क्योंकि 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे, तो एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये खाली हो जाएगा। और अगर ये खाली हो गया तो ये आगे के डब्बों को यूज करेगा, आगे के डब्बों को ये यूज करेगा, यानी कि S को भी यूज करेगा और यहाँ से इनको भी यूज करेगा, ठीक है। अब आगे से इनको भी ये यूज करेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो तब तक मैं एक बार इसको अच्छे से रब कर लेता हूँ ताकि आप समझ लें, क्योंकि इसमें समझाने में समय लगेगा। आप यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए रब कर लेते पहले इसको। तो अब मैंने यहाँ पर इन सब चीज़ों को रब कर लिया है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी लिख दी हैं, और ठीक है। अब NH3 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, हमें NH3 के बेसिस पे ही बताना है। अब NH3 क्योंकि आपका यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड होता है तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। अब 3D8 है तो यहाँ पे डब्बे बना देते पहले, 3D के डब्बे होंगे 1 2 3 4 5, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अब 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। क्योंकि लेकिन ये जगह तो भर गई है। अब ये बाहर के ऑर्बिटल को लेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वहाँ पे 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है। अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, D2sp3 और sp3d2, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आप समझने के लिए आपको NCERT डीप में पढ़नी होगी, और पहले जाके आपको क्लास 11th में जो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग दिया हुआ है उसको आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप उम्मीद है उसको आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक। अब क्योंकि एक S को यहाँ से यूज़ करेगा तो S यूज़ कर लिया। अब उसके बाद 3 P आते हैं, क्योंकि P में 3 ही ऑर्बिटल्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ये आपका देखिए 3D है, ये 4s है, ये 4p है, और अब यहाँ पे आगे 4d आ जाएगा। 4d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। एक S यहाँ से यूज़ किया, अब एक P यहाँ, एक P यहाँ, एक P यहाँ, और एक D यहाँ, एक D यहाँ। अब देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा,
sp3d2, यानी कि 6 डब्बों को इसने यूज किया, 1 2 3 4 5 6। क्यों 6 यूज किया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर जितना दिया रहेगा उतने डब्बों को ये एक्स्ट्रा यूज करेगा अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये यहाँ पर sp3d2 आ गया है, इसने आउटर कॉम्प्लेक्सेस को भी यूज किए हैं, आउटर को भी इसने यूज किया है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। यानी कि इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ रही है, आउटर कॉम्प्लेक्स भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि निकल 2+ तो आपको यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी कि ए तो आपका सही हो सकता है। हम लोग एक्स्ट्रा कंपाउंड्स के भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए Zn2+ 3d10 में है, तो अब यहाँ पे यहाँ बना लेता हूँ मैं। अब यहाँ क्या होगा, ये थोड़ा डब्बा बड़ा बन गया, देखिए हर बार डब्बे ऐसे ही बना के आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना डायरेक्ट जो एक बार इस कंसेप्ट को समझ गया उसको डब्बे बनाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीआर के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक बार बना लेते हैं ताकि आप सबके लिए दिखा दूँ मैं। अब यहाँ पे 3 इसके आएंगे और फिर 5 इसके आएंगे। ठीक है, अब CO के लिए भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबको यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, इसने तो 10 के 10 भर दिए, यानी कि अब यहाँ पर ये तो आगे के यूज ही नहीं करेगा। क्यों नहीं यूज करेगा? क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर हो गए, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन ही गए, और अगर सबके सब यहाँ पे पेयर बन गए तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये सिर्फ ये एक इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तभी आउटर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं खेल में, क्योंकि आउटर को यहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ तो ये इसी में खत्म हो गया, तो इसको तो आगे यूज करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ना तो ये इसको यूज करेगा, ना इसको, किसी को भी ये यूज नहीं करेगा, यानी कि ये तो एक इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, और क्वेश्चन में आउटर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो इनर होने की वजह से Zn2+ सबका गलत ही हो गया, Zn2+ तो खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला Cr किस में गया है, +3 में गया, यानी D3 हो जाएगा। तो अब D3 के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, और ये तीनों के तीनों तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी है। लेकिन एक चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये क्या करेगा, ये अंदर के ऑर्बिटल्स को यूज कर लेगा, इस ऑर्बिटल्स को ये यूज करेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि D2sp3, और D2sp3 अगर आ गया तो इनर कॉम्प्लेक्सेस का यूज होगा। याद रखिएगा, इससे याद करिए, अगर DsP3 के बाद लिखा जाएगा, sp3 के बाद अगर D2 को लिखेंगे तो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर D2 को sp3 के पहले लिखेंगे तो इनर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, एक बार फिर से, sp3 के बाद D2 आउटर, sp3 के पहले D2 इनर। ठीक, अब क्योंकि इसने अंदर को यूज कर लिया तो ये भी इनर कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी है लेकिन इसने इनर शो कर दिया, तो C भी आपका गलत हो गया। ठीक, अब लास्ट देख लेते हैं, CO किस में गया है, 3d6 में गया है, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और 6 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, इसने आउटर कॉम्प्लेक्स को तो ये यूज यहाँ पे करेगा, S को करेगा, यहाँ से P3 करेगा, यहाँ से D2 करेगा, ये तो आ गया। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पर क्या आपको दिक्कत दिख रही है, मेरे को आप बताइए, यहाँ पे आपको क्या दिक्कत देखने को मिल रही है? सोचिए थोड़ा, क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय लगाइए, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? अरे भैया, ये यहाँ पे पेयर कर लेगा, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, तो ये इसको पेयर कर लेगा, ये पेयर कर लेगा, तो यहाँ पे D2 को तो ये यूज करेगा, ये D2 तो यहाँ पे होगा ही नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए मैंने आपको बनाया था। अब यहाँ पे पेयर हो गया, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, NH3 में पेयरिंग हो भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पेयरिंग हो जाएगी तब तो ये अंदर के डी ऑर्बिटल्स को यूज करेगा, S यहाँ पे, यहाँ तो D2sp3 बन गया, और D2sp3 बन गया तो इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि D भी खत्म हो गया, क्योंकि आउटर पूछा था। सिर्फ एक ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें आउटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, sp3d2 का कन्फिग्रेशन आ रहा है, तो ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। काफी समय लगा इस एक क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन इस एक क्वेश्चन को समझने के बाद ही आप अगले सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत चुटकियों में समझ लेंगे एकदम। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, और एक बार अपने से भी ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा, पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन फिलहाल अच्छा लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या दे रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 4 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को आप पहले देख लिया करिए एक बार क्वेश्चन, अगर आपका वीबीटी से रिलेटेड हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को, क्योंकि वो भी जरूरी होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी हो जा रही है और वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर तब तो शो करेगा ही। ठीक है, और जब पेयरिंग हो जाती है तो एक ही कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलता है, वो होता है आपका DsP2। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और वहां पर अगर पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग, तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर DsP2। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर ये पेयरिंग नहीं होती है, नो पेयरिंग, नो पेयर, तब आपका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो d ऑर्बिटल्स को यूज ही नहीं कर पाएगा, तो वो बाहर के ऑर्बिटल्स को जाएगा। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वो 4d सीरीज तक तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल्स उसको चाहिए, तो वहां पर s और p को ही यूज करेगा। ठीक, अब यहां से हम लोग इसकी कन्फिगरेशन निकालते हैं। अब क्योंकि ये यहाँ पे CO3 प्लस में चला गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3d6 हो जाएगा। निकल क्योंकि यहाँ पर वीक लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन, याद रखिए हैलोजेंस जब भी रहेंगे, चाहे आपका फ्लोरीन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, वहाँ वो सब आपके वीक लिगेंड्स होते हैं। लिख ही लीजिए सीधा यहाँ पे, Cl, Br, F और I, ये सब वीक लिगेंड्स होते हैं, वीक लिगेंड्स होते हैं। तो इनमें तो कभी पेयरिंग होगी नहीं, नो पेयरिंग। नो पेयरिंग मीन्स व्हाट, नो पेयरिंग नहीं होगा तो वीक लिगेंड है। ठीक, और तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए निकल +2 में चला गया, निकल +2 में 3d8 हो गया, NiCN42 माइनस ये चला गया निकल 2+ में एक बार फिर से, यहाँ पे भी ये 3d8 हो गया। अब Cu जो है 310 तो ये 2 गया यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक ये आपका यहाँ पे, एक मिनट, 2 यहाँ से गया, हाँ ठीक है, ये आपका 310 में रहेगा। ठीक, 3d10। अब यहाँ पे देखते हैं डायमैग्नेटिज्म कहाँ देखने को मिलेगा। अब एक चीज ध्यान रख लीजिए, जहां पर भी आपको हैलोजेंस देखने को मिलेगा, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा तभी तो पैरामैग्नेटिक नहीं नेचर होगा, पेयर होगा तो डायमैग्नेटिज्म नेचर होगा। अब देख लीजिए, एक चीज गौर करिए, ए में देखेंगे तो फ्लोरीन दिया हुआ है, बी में क्लोरीन दिया हुआ है, और डी में भी क्लोरीन दिया हुआ है, और ये सब के सब तो वीक लिगेंड्स हैं। वीक लिगेंड्स है तो क्या होगा, क्या होगा, अरे वीक लिगेंड्स है तो पेयरिंग नहीं होगा ना, तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, डायमैग्नेटिक तो होगा नहीं। तब तो ए बी डी तो सीधा ही खत्म हो गया, यानी कि सीधा सी ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि CN जो होता है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और अगर ये +2 में जाएगा तो पेयरिंग कर लेगा, और यहाँ पे फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, DsP2। समझे कि नहीं, अरे भैया DsP2 बन जाएगी, ये आप देख लीजिएगा ड्रॉ करके, मैं यहाँ पे अभी आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये याद है। ठीक, ओके, नो कंफ्यूजन्स। बाकी सारे क्वेश्चंस को भी आप, बाकी सारे ऑप्शंस को भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक, सी यहाँ पर आपका लेकिन सही हो जाएगा। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, इन सभी का आप लोग A, B और D, A, B एंड D, इन सबका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा मेहनत करो भाई, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकालिए, और कमेंट करके हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, विच इज ट्रू इन केस ऑफ NiCO4। अरे भाई इसको जरा डबल स्टार मार्क कर लो भाई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसको डबल स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। देख लो यार, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार है, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
ठीक है। और यहाँ तक कि सीयूईटी और जेई नीट वगैरह में भी इस कंपाउंड पे सवाल बनते हैं। ये कंपाउंड पता नहीं इस कंपाउंड में ऐसा क्या खास देखने को मिल गया है, जो भी पेपर्स वगैरह बनाते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इसको बार बार उठा के दे ही देते हैं, जबकि है तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। आइए इसको देखते हैं। अब NiCO4 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकल की कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, निकल की कन्फिग्रेशन से निकल में जाएगा तो 3D84S2 हो जाएगा। अरे भाई देखो, जब जब यहाँ पे चार्ज दिया रहेगा तभी वो यहाँ पे जाएगा, माइनस होगा क्यों। और यहाँ देख सकते हो CO4 जो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। अरे आई थिंक ये CO शायद बाहर होगा, ये यहाँ नहीं होगा, ये CO आपका यहाँ होगा, ठीक है। अब CO क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो वहां पर उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो X + 0 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे 3D842, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर भी नहीं दिया हुआ है। अब पावर भी नहीं दिया हुआ है यानी कि +1 हो गया। क्यों नहीं +1 होगा, क्योंकि निकल प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन में से कुछ गायब कहाँ होगा, 3D842 ही तो रहेगा सीधा। कोई चार्ज यहाँ पे +2 +3 +1 कुछ दिया ही नहीं है, तो ये गायब क्यों होगा, ये निकल ही सीधा हो जाएगा। निकल कन्फिग्रेशन 3D842 होती है। अब यहाँ पे बना लो, अपने डब्बे बना लो, ठीक है। अब डब्बों का तो नाम पता चल गया ना, डब्बे क्या होते हैं, ये तो मैंने अभी बता दिया। ये 3D होता है, ये आपका 4S 4P और ये 4D। अब यहाँ देख लो 3D842 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये, अब एक चीज और, क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी बन जाएगा। पेयरिंग प्लस स्ट्रॉन्ग प्लस न्यूट्रल, तो अब ये अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन गया है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s के रहेंगे ये इस D में ही वापस एंटर हो जाएंगे, इस D में ही चले जाएंगे और कन्फिग्रेशन जो रहेगी वो 3D10 बन जाएगी। और अगर ये 3D10 की कन्फिग्रेशन बनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधा यही कन्फिग्रेशन बन जाएगी। अब एक चीज देखो, 3D के पूरे डब्बे ही भर गए, और अगर डब्बे भर गए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा, जरा सोचो, सोचो जरा। यहां पर 3D के पूरे डब्बे भर चुके हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एक हिंट देता हूं, 4D में तो कभी एंटर ही नहीं करेंगे, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, सोचो जरा एक बार। उम्मीद है सोच लिया होगा आपने। अब कुछ बुड़बक यहाँ पे होंगे जो क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे पेयरिंग तो हो गया लेकिन यहाँ पर कन्फिग्रेशन जो रहेगी वो यहाँ पर DSP2 आ जाएगी, जो लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ होंगे जो सीधा का सीधा DSP2 ही मार देंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ, लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा 3D भर गया है, पूरा का पूरा 3D ही भर गया है और 4D ये यूज़ नहीं करेगा तो बच क्या रहा है आखिर, सोचो। अरे भाई सिंपल सा है यार, यहाँ पे देखो 4S और 4P बचा हुआ है, यानी कि एक यहाँ से एक ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 डब्बे यूज कर लिए, तो क्या बन गया sp3, यानी कि ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पेयरिंग हो गया है, तो ये तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक भी होगा। क्यों नहीं होगा भाई, पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जब नहीं होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तब पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन पेयरिंग हो गई तो डायामैग्नेटिक हो गया। sp3 की यहाँ पे कन्फिग्रेशन है। और एक चीज़ और, sp3 की जब कन्फिग्रेशन रहेगी, अरे मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, तो एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर जो रहेगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वहाँ पे बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर को खुद ड्रॉ करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतनी चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं, एक आपका हाइब्रिडाइजेशन, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायामैग्नेटिक, एक होता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है, और एक होती है आपकी कन्फिग्रेशन। और कॉम्प्लेक्स कौन सा है बता दो यार, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, 4D में गया नहीं तो आउटर नहीं बनेगा, ठीक। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इज sp3, हाँ बिल्कुल सही, पहला का पहला ही यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। आगे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। DSP2 दिया हुआ है तब तो भाई ये तो पहले गलत हो गया, पैरामैग्नेटिक होगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर होगा नहीं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है NiCO4 के बारे में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई या सिखाई सब आपको गौर में आ गया होगा। एक बार मैं लिख भी देता हूँ एक्स्ट्रा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहला देख लीजिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इनर और इनर कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स होगा। फिर आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर,
ठीक, और एक होगा आपका यहाँ पे डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, अब ये चार चीजें यहाँ पे होती हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और करो, एक चीज और करो, यहां पर बताओ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल कर आएगा। यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, उम्मीद है NiCO4 का मैंने समझाई आपको समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4 इज। लो भैया, फिर से NiCO4 पे ही सवाल घूम फिर कर आ गया। NiCO4 की हमें ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री मतलब समझ लीजिए, ज्योमेट्री जो है वो आपका स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। ज्योमेट्री आपका स्ट्रक्चर है, और मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है, हमें बताना है कि या क्या ये डायमैग्नेटिक है या ये पैरामैग्नेटिक है। अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको भी समझाया ये है, तो देख के लगा लो ऑप्शन। आई थिंक बी यहाँ पर आपका सही दिख रहा है शायद, क्योंकि ज्योमेट्री जो इसकी आती है वो टेट्राहेड्रल होती है और मैग्नेटिक बिहेवियर आपका डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी लंबे चौड़े ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन इसको भी हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व और अच्छे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे सामने 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हमें बताने हैं कि इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इन सभी आयंस का। ठीक है, तो घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे। अब सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पर CN दिया हुआ है, यहाँ Br है और यहाँ फ्लोरीन है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हेलोजेंस आएंगे वहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इनकी जो कन्फिग्रेशन होगी इसकी क्या बनेगी। अब क्योंकि यहाँ से अगर ये जाएगी तो ये यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को ले जाएगी तो 3d6 बचेगा, Mn में आपका 2 जाएगा तो 3d5 बच जाएगा। और एक चीज़ यहाँ देखेंगे तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, और अगर पेयरिंग होगी तो ये किस में चला जाएगा आपका 3d8 में। ठीक, इतना समझे। अरे भैया लो यहाँ लिख देता हूँ, निकल वाला जो रहेगा वो +2 में चला जाएगा, यानी कि 3d8 हो जाएगा। Mn वाला आपका +2 में चला जाएगा, 3d5 हो जाएगा, और CO जो रहेगा वो आपका 3+ में है तो ये आपका चला जाएगा किस में, 3d6 में। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ वीक लिगेंड है, और यहाँ भी वीक लिगेंड है। ठीक है, और अगर ऐसा केस आ रहा है तो अब बताएं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेंगी। हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही पहचान जाओगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे लिख ही लो, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, DsP2 sp3 sp3 d2 sp3, ज़्यादातर यही कन्फिग्रेशंस आते हैं, इन्हीं को याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। DsP2 में आपका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। DsP2 में स्क्वायर प्लेनर बनेगा, sp3 में टेट्राहेड्रल बनेगा, और जो sp3d2 है इसमें भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और सेम चीज़ d2 sp3 में भी होगा। यानी कि जब भी d2 sp3 sp3d2 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा तो स्ट्रक्चर हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा और किसी तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ गए। अब निकल क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो इसकी कन्फिग्रेशन कितनी बन जाएगी, अरे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बन जाएगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सबके सब पेयर कर लेंगे तो 3d का एक d ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, और इसको फिर 3 और चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एक d का डब्बा इसने यूज़ कर लिया, अब एक s का यूज़ करेगा और 2 4p का यूज़ करेगा, तो DsP2 कन्फिग्रेशन बन जाएगी। और अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ठीक, अब इसी से देख लो कि पहले वाले का रिस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले वाले का तो स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर समय देखने के बाद ए में नहीं दिख रहा तो एक कट गया पहले। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर DsP2 कन्फिग्रेशन होगी। अरे भाई 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 भाई, बी और सी सबका सब उड़ गया, सीधा डी सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ही देखिए, DsP2 यहाँ है, sp3 दिया हुआ है, sp3 किस में आएगा, टेट्राहेड्रल में आएगा, और टेट्राहेड्रल कौन सा है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल यहाँ पर ये वाला होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, जहाँ इसमें टेट्राहेड्रल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो sp3 कन्फिग्रेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो सारे के सारे ऑप्शन ही गलत हो गए, सिर्फ एक चीज से, किससे,
हाइब्रिडाइजेशन से। अगर ये याद रख लेंगे तब भाई इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको याद रख लो। सबसे खतरनाक चीज़ है, अगर ये याद हो गया तो सीधा इस कन्फिग्रेशन पे यही ज्योमेट्री बनेगा, इस हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ये कन्फिग्रेशन निकल जा रहा है, इस हाइब्रिडाइजेशन पे यही ज्योमेट्री बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इसको रट लो या सीधा गांड बांध लो या पूरा समझ लो अच्छे से, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट वहाँ पे ना हो एग्जाम में। सीधा ये याद रख लेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सीधा का सीधा खाली इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बी सी सब गलत और ए भी गलत, डी सही हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो इसमें पूछा हुआ है वो यहाँ कैसे आ रहा है ये सभी जानते हैं। अब यहाँ देख लो, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियस है जीरो ही आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ देखो 3d5 है, यानी कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, क्योंकि 3d5 है, 3d के 5 ऑर्बिटल्स यूज करेगा, लेकिन पेयर किसी का नहीं बनेगा वीक लिगेंड होने की वजह से, तो इसका 5.9 हो जाएगा। 5 रहेगा तो 5 × 5 + 2 अंडर रूट में √35 आ जाएगा और फिर 5.9 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले में तो 4 ही होगा। डायग्राम बना के देख लो यार, इतना तो कर ही लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन अच्छा का तो याद कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। Among the ligands ammonia, ethylene diamine, cyano and cobalt, correct order of their increasing field strength is। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर दिया हुआ है। मैं आप लोग को एक सजेशन जरूर दूंगा कि सीएफटी के क्वेश्चंस करने से पहले या वीबीटी के भी कुछ क्वेश्चंस करने से पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लें, क्योंकि इसको याद करने का कोई रास्ता नहीं है। इतना समझिए कि इसमें हैलोजेंस जो रहेंगे वो सबसे पीछे आते हैं, हैलोजेंस आपके पीछे आएंगे, बीच में आपका कुछ वाटर आएगा और भी कुछ कंपाउंड्स आएंगे, और सबसे आगे जो रहेगा वो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि क्या क्या हो जाएंगे, CONH3, EN और CN-। और यही आई थिंक दिया हुआ है कि इन्हीं का हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख के खुद याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ कौन सा सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। CO जो रहता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पे माना जाता है, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। उससे पहले CN आता है, फिर EN, NH3, उसके पीछे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स वहाँ पर आते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर ही ये पूरा सवाल है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपके CFT NCERT में दिया हुआ है, जैसे CFT शुरू होता है उसके ठीक नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया हुआ है। ठीक है, CFT से रिलेटेड सवाल वैसे तो ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादातर तो VBT पे ही आते हैं, लेकिन CFT पे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आइए CFT पे क्वेश्चंस देखते हैं। CFT में क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम K4Fe6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी कि हमें इस आयरन का बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू CFT। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका FeCN6, ठीक है, और ये जो K4 है ये यहाँ पर इसका -4 का चार्ज हो जाएगा। ठीक, ओके, कुछ इधर मान लीजिए, इसको रख लेते हैं। अब क्योंकि 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो वहां पे याद रखिएगा कि जो आपका EG लेवल होता है, यानी कि EG ये ऊपर आता है। जैसे आपका ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये आगे जाके स्प्लिट होते हैं 2 लेवल्स में। एक आपका यहाँ पे ये आपका EG लेवल होता है और एक आपका T2G लेवल होता है। T2G लेवल ये तब T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। कब होता है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 का होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 का मिले, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 का मिले तब T2G लेवल नीचे होगा, EG लेवल ऊपर हो जाएगा। और यहीं पे अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 का आ जाए तब ये स्प्लिटिंग क्या होती है, ये जो स्प्लिटिंग यहाँ पर ऑर्बिटल्स की होती है, ये यहाँ पर जो आपका T2 लेवल होता है वो ऊपर चला जाता है। T2 लेवल ऊपर चला जाता है, E लेवल जो रहता है वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर यहाँ पे G और यहाँ पे G क्यों नहीं यूज है, क्यों नहीं यूज होता है? इसका आंसर आप खुद देखिएगा।
ये मैं आपको एज अ टास्क एक और यहाँ पे देता हूँ। कुछ सारे टास्क अब मैं आपको यहाँ से दूंगा क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं देखता हूँ। तो ये पता करिएगा कि जी को हम लोग सिर्फ इसमें ही क्यों लिखते, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग क्यों नहीं लिखते, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग होती है सीएफटी में। अब सीएफटी में क्या है कि जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा, तो वहां पर क्या होंगे, सोचो भाई सोचो, क्या होगा वहां पे, एक बार सोचो जरा। वहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बनने का मतलब कि T2G में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे भर जाएंगे, और T2G में जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो ये ईजी लेवल में ऊपर ही नहीं जाएंगे, और ईजी लेवल में अगर ऊपर नहीं गए तब वो क्या हो जाएगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से T2G में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। अब यहां देखेंगे तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया हुआ है, यानी कि Fe2+ में ये जब ये जाएगा तो इसकी जो कन्फिग्रेशन 3d64s2 से जब ये 3d6 होगा, तो अब ये जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सबके सब यहाँ पे पेयर बना लेंगे, यानी यहां से जो 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो अब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऊपर नहीं जाएंगे, इजी लेवल में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया हुआ है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड देने की वजह से ये वापस नीचे ही चले जाएंगे 4 5 6। अगर ये यहाँ पे वीक लिगेंड होता तब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं T2G लेवल में नहीं रुक पाते, ये घूम के ऊपर चले जाते हैं, यहां पर फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे देख के कंफ्यूज मत होना। जब वीक लिगेंड होगा, याद रख लो, वीक लिगेंड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे तो इजी लेवल में जाएगा, और वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, तब पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। ये भी देख लो, यहां पर पैरामैग्नेटिक नेचर आएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक, और यहां पे आ जाएगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर पेयरिंग हो गई तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, तो वहां पे डायमैग्नेटिक नेचर हो गया, यहाँ पेयरिंग नहीं हुई तो पैरामैग्नेटिक बन गया। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे पेयरिंग कर लेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो T2G कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो T2G 6 हो जाएगा, और EG कितना हो जाएगा 0। तो ये कन्फिग्रेशन यहाँ पर आएगी। अब ऐसा कन्फिग्रेशन कहाँ देखने को मिला, ए में देखने को मिल रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सीएफटी के बारे में आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, और डिटेल में जाने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी को और ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम अपनी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE फॉर COCl6 3 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, CFSE फॉर COCl4 2 यहाँ पे देख देता हूं मैं, ये है आपका COCl4 2 माइनस। तो हमें यहाँ पर CFSE कैलकुलेट करना है। CFSE कैलकुलेट करने का आपका एक फॉर्मूला आता है, वो होता है आपका डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। डेल्टा T का मतलब यहाँ पर होता है टेट्राहेड्रल, और डेल्टा O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए यहाँ पर हम 6 यहाँ पे रहता है, और ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर +4 का, ठीक है। जब भी 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तब हमें अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालना होगा तो ये जस्ट पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा O। यानी कि जब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए निकालना होगा या ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालना होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और जब हमें टेट्राहेड्रल के लिए या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के लिए निकालना होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट शेयर ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इस पर सवाल आते हैं, नीट वगैरह जैसे एग्जाम्स में भी ये सवाल आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे किसका दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है, तो हमें निकालना है टेट्राहेड्रल के लिए, क्योंकि यहाँ पर +6 है यहाँ पे और यहाँ पे +4 के लिए हमें निकालना है, ठीक। तो अब इसको यही यूज होगा ये फॉर्मूला, तो ये 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स ऑफ कितना दिया हुआ है 18,000, तो 18,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000, और 4 × 2000 तो ये हो जाएगा आपका 8000 सेंटीमीटर इनवर्स डेल्टा T की वैल्यू। अब 8000 जहाँ दिखे मान लें B दिख रहा है, B आपका सही हो जाएगा। तो अब आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। मैंने यहाँ पे जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, सब समझा दिए हैं। कुछ कंसेप्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया, कुछ कंसेप्ट ऐसे भी हैं जो शायद
मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग के सेशन में आपको शायद ना समझा पाया हूँ, तो उसको आप एक बार खुद से भी एनसीईआरटी में पढ़ जरूर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए, वीबीटी पे, सीएफटी पे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे भी क्वेश्चन था, और आखिरी ये सीएफएससी पे भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब आप इन सभी कंसेप्ट्स के ऊपर और भी रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया आप यहाँ पर स्कोर करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हुए उम्मीद है आप सबको अच्छे लगे होंगे, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।